नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जी के पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन में दिए गए अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक अर्थव्यवस्था की मूल बातें और मांग और आपूर्ति की अवधारणा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम की वीडियो मिलती है। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास शुरू हो रहा है अर्थशास्त्र सेक्शन और दोस्तों इसमें हमारा ये पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की मूल बातें। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? आंसर दोस्तों इसका प्रथम वर्ष यानी कि पहला वर्ष। आधार वर्ष किसी आर्थिक या वित्तीय सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला का पहला वर्ष होता है। आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य पारंपरिक रूप से 100 के बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष 2011 से 12 है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का हिस्सा है? किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन डैश का हिस्सा है? तो दोस्तों आंसर है इसका प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। माध्यमिक क्षेत्र में भारी विनिर्माण, प्रकाश निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, तेल शोधन और ऊर्जा उत्पादन शामिल है। और तृतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, वित्त, बिक्री, खुदरा शामिल है। वित्त, बिक्री और खुदरा शामिल है। तीसरा दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? आंसर है दोस्तों इसका डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो ने पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। डेविड रिकार्डो एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे जो मजदूरी और लाभ पर अपने सिद्धांत, मूल्य के श्रम सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत और किराए के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एस्थर डुफ्लो नोबेल पुरस्कार 2019 के दोस्तों विजेता हैं एस्थर डुफ्लो, और ये एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री हैं जो गरीबी को समाप्त करने और गरीबों के कल्याण में सुधार के समाधान खोजने की दिशा में अपना काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। एडम स्मिथ अपने प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में इन्होंने दोस्तों लिखी थी, इसके लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। एडम स्मिथ अपनी प्रभावशाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में दोस्तों जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए ये प्रसिद्ध हुए थे एडम स्मिथ। अगला दोस्तों प्रश्न है, चौथा प्रश्न, बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को कहा जाता है। बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश की अत्यधिक कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रांड ड्रेन अत्यधिक कुशल और शिक्षित लोगों का एक ऐसे देश में आवागमन है जहां वे बेहतर परिस्थितियों में काम कर सकते हैं और अधिक पैसा कमा सकते हैं और अधिक पैसा जो है वो कमा सकते हैं। आर्थिक वहन क्षमता अधिकतम वैश्विक आर्थिक कल्याण का रूप लेती है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायी प्रवाह प्रवाह से व्युत्पन्न होती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जिसके परिणाम स्वरूप आबादी के आयु वितरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जिसके परिणाम स्वरूप आबादी के आयु वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। एक बंद आबादी एक समूह है जो समय के साथ विभिन्न आबादी वाले सदस्यों का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? निम्नलिखित में से किस अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? दोस्तों आंसर है इसका सकल राष्ट्रीय
खुशी, सकल राष्ट्रीय खुशी। दोस्तों आंसर है इसका सकल राष्ट्रीय खुशी। सकल राष्ट्रीय खुशी यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास के प्रगति की अवधारणाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भलाई के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। छठा प्रश्न दोस्तों दिया गया है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? भविष्य निधि। दोस्तों आंसर है इसका भविष्य निधि। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें सेवानिवृत्ति का लाभ लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ जमा होते हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति के जो लाभ हैं वो जमा होते हैं। ईपीएफ के लिए एक कर्मचारी मूल वेतन का 12% योगदान करता है। ईपीएफ के लिए एक कर्मचारी मूल वेतन का 12% जो है वो योगदान करता है, 12% का योगदान करता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक स्वस्थ जीवन शैली जीने से पुरानी बीमारियों और दीर्घकालिक बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपके दिए गए कथन है, मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। और दोस्तों दूसरा कथन है, धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। तीसरा आपके पास दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, कम विकसित देश के लिए विलासिता के सामानों का अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है। और दोस्तों चौथा आपका ऑप्शन है, धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। तो दोस्तों जो आपको इसके सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि है। तो दोस्तों ये आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित दिया गया कथन है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है। 9वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है? आंसर दोस्तों इसका पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र विकास अर्थशास्त्र कम आय वाले देशों में विकास प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र आर्थिक दक्षता और समानता की दृष्टि के माध्यम से सरकारी नीति का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों से आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है। 10वां प्रश्न दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल है एक डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों आंसर इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार डैश कहलाते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार डैश कहलाते हैं। तो दोस्तों आंसर इसका विप्रेषण। विप्रेषण। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार विप्रेषण कहलाते हैं। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार विप्रेषण कहलाते हैं। विप्रेषण में प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों और समुदायों को धन एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। 12वां है दोस्तों प्रश्न हमारे पास, मौद्रिक और चल निधि समुच्चय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? मौद्रिक और चल निधि समुच्चय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो दोस्तों जो आपको सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो M4 बराबर है M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के साथ कुल जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। तो दोस्तों ये आपका राइट है। M1 बराबर है मुद्रा जिसमें नोट प्लस सिक्के शामिल हो साथ में मांग जमा शामिल हो। तो दोस्तों ये भी आपका राइट है। तीसरा दोस्तों आपका
M2 बराबर है M1 शामिल प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ बचत जमा। तो दोस्तों ये भी आपका राइट है। ऑप्शन जो डी है दोस्तों ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका राइट नहीं है कि M3 बराबर होती है M1 प्लस डाकघर बचत की शुद्ध सावधि जमा की। विस्तार रूप दोस्तों हम इसका देखते हैं कि जो M4 है ना वो बराबर होती है जिसमें M3 शामिल हो, साथ में प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर होती है। M4 बराबर होती है दोस्तों M3 प्लस डाकघर बचत संगठनों के पास कुल जमा जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर। दोस्तों ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। और दोस्तों M1 बराबर होती है मुद्रा जिसमें नोट प्लस सिक्के शामिल हो प्लस मांग जमा हो। और दोस्तों M2 जो है वो बराबर होती है आपकी M1 और जिसमें डाकघर बचत बैंकों के पास बचत जमा हो। 13वां प्रश्न दोस्तों, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आंसर है इसका विलोडन गरीबी। विलोडन गरीबी। विलोडन गरीबी वे लोग हैं जो नियमित रूप से गरीबी में या फिर बाहर घूमते रहते हैं। जब उन्हें रोजगार मिलता है या उनकी फसल अच्छी होती है तो वे गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन जब वे बेरोजगार होते हैं या खराब जलवायु वाले वर्षों में वे गरीबी रेखा से फिर नीचे होते हैं। उदाहरण के लिए मौसमी श्रमिक या फिर छोटे किसान। उदाहरण के लिए मौसमी श्रमिक या फिर छोटे किसान। अगला है दोस्तों प्रश्न, एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि डैश का कारण बनती है। एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि डैश का कारण बनती है। आंसर दोस्तों इसका स्टॉक का अनियोजित विसंचय। सूची का अनियोजित संचय बिक्री में गिरावट के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित वृद्धि को दर्शाता है। सूची की अनियोजित गिरावट बिक्री में वृद्धि के कारण माल के स्टॉक में अप्रत्याशित कमी को संदर्भित करती है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फार्म उपकरण निर्माण। फार्म उपकरण निर्माण। माध्यमिक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। माध्यमिक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कृषि उपकरण निर्माण अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। अगला है दोस्तों प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है निर्वाह और व्यावसायिक खेती की उपस्थिति। दोस्तों दूसरा है आपके पास पारंपरिक और आधुनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। तीसरा दोस्तों आपके ऑप्शन है संसाधन आवंटन वाणिज्य और व्यापार एक बाजार की प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार सहकारी हस्तक्षेप के साथ सह अस्तित्व में हो। और दोस्तों आपका चौथा दोस्तों आपका ऑप्शन है घरेलू और विदेशी निवेश की उपस्थिति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधन आवंटन वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें मुक्त बाजार सरकारी हस्तक्षेप के साथ अस्तित्व में हो। दोस्तों वो आपकी कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये आपका कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही हो जाएगा, यानी कि ये सही है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली निजी संपत्ति की रक्षा करती है और पूंजी के उपयोग में आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर की अनुमति देती है, लेकिन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। लेकिन सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारों को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की भी अनुमति देती है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। आंसर दोस्तों इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी आर्थिक अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र जिसमें पूंजीवाद और सार्वजनिक क्षेत्र समाजवाद साथ साथ मौजूद होते हैं। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादन के अधिकांश कारकों का मालिक है। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादन के अधिकांश कारकों का मालिक है और संसाधनों के आवंटन का फैसला करती है और कौन से उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी इसका भी वो फैसला लेती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कौन सी
तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। तो दोस्तों आंसर है इसका व्यापार। आंसर दोस्तों इसका व्यापार। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में खनन, खेती और मछली पकड़ने जैसे प्राकृतिक वातावरण से कच्चा माल प्राप्त करना शामिल है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में खनन, खेती और मछली पकड़ने जैसे प्राकृतिक वातावरण से कच्चा माल प्राप्त करना शामिल है। माध्यमिक आर्थिक गतिविधि में कार और स्टील बनाने जैसे निर्माण शामिल हैं। और तृतीयक गतिविधियों में व्यापार, परिवहन, वित्तीय संचालन, व्यावसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं, आवास और खाद्य सेवा गतिविधियां, अचल संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना शामिल है। दोस्तों सभी आपकी हैं तृतीयक गतिविधियां। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य डैश क्षेत्र से आता है। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा उस अर्थव्यवस्था के रूप में है जिसका 50% या अधिक उत्पादक मूल्य डैश क्षेत्र से आता है। तो दोस्तों आंसर है इसका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य द्वितीय क्षेत्र से आता है। 20वां प्रश्न है, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो दोस्तों आंसर है इसका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो समग्र रूप से किसी अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित है। डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, संसाधनों के स्वामी तथा फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संबंध में निर्णय लेने में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। दोस्तों आंसर इसका सूक्ष्म अर्थशास्त्र शाखा में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। 23वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, डैश अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है। आंसर दोस्तों इसका समाजवादी। समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन की एक प्रणाली है जहां वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कम या फिर नहीं के बराबर होती है क्योंकि राज्य ही एकमात्र उद्यमी है। क्योंकि राज्य ही एकमात्र उद्यमी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आंसर दोस्तों इसका पूंजीवादी की। पूंजीवाद की। पूंजीवाद निजी स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद निजी स्वामित्व पर आधारित एक आर्थिक व्यवस्था है। इस प्रकार की प्रणाली में निजी फर्म प्रमुख खिलाड़ी हैं। वे वास्तव में अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जॉन मेनार्ड कीन्स जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियन सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस देश से थे? जॉन मेनार्ड कीन्स जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों कीनेसियन सिद्धांत के लिए जाना जाता है, किस देश से थे? आंसर दोस्तों इसका इंग्लैंड से थे। जॉन मेनार्ड कीन्स इंग्लैंड के हैं। उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स इंग्लैंड के हैं और उन्हें समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 26वां प्रश्न, मूल्यह्रास के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। मूल्यह्रास डैश के क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है। तो दोस्तों आंसर है इसका पूंजीगत समान। पूंजीगत समान। मूल्यह्रास टूट-फूट और कुछ अन्य कारणों से एक वर्ष में एक पूंजीगत वस्तु की कीमत में वार्षिक कमी है। मूल्यह्रास टूट-फूट और कुछ अन्य कारणों से एक वर्ष में एक पूंजीगत वस्तु की कीमत में वार्षिक कमी है।
दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास है 27वां प्रश्न। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? डेविड रिकार्डो। दोस्तों आंसर है इसका डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने 1817 में तुलनात्मक लाभ के शास्त्रीय सिद्धांत को विकसित किया, यह समझाने के लिए कि क्यों देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है, भले ही एक देश के श्रमिक दूसरे देश के श्रमिकों की तुलना में हर एक सामान का उत्पादन करने में अधिक कुशल हों। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? आंसर दोस्तों इसका पंचभागी तृतीयक गतिविधियों को चतुर्थक और पंचभागी गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। तृतीयक गतिविधियों को चतुर्थक और पंचभागी गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। पंचभागी जिसे गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में भी जाना जाता है, जो वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्तीय और कानूनी सलाहकारों आदि के विशेष और उच्च भुगतान कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। 36वां दोस्तों प्रश्न है, 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो दोस्तों आंसर इसका 2011 से 12 को 2011 से 12 को थोक मूल्य सूचकांक 2019 की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया था। भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी? आंसर दोस्तों इसका 1948 में 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। 6 अप्रैल 1948 को भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। यह नीति उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में प्रस्तावित की गई थी। यह नीति उस समय के उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा संसद में प्रस्तावित की गई थी। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है? आंसर दोस्तों इसका पैसा। कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्तियां हैं जिन्हें एक वर्ष या उससे कम समय में नकदी में बदल दिया जा सकता है। कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्ति है जिन्हें एक वर्ष या उससे कम समय में नकदी में बदल दिया जा सकता है। एक वर्ष के भीतर देय वर्तमान देनदारियों को घटा दिया जा सकता है। कार्यशील पूंजी वित्तीय तरलता को मापता है जो सामान्य व्यावसायिक संचालन को बाधित किए बिना परिसंपत्तियों को बेचने की क्षमता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो आंसर दोस्तों इसका निर्माण। कृषि है, खनन है, मछली पालन जो है प्राथमिक गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल और बुनियादी खाद्य पदार्थों जैसे पृथ्वी से उत्पादों को निकालता है या उनकी कटाई करता है। निर्माण एक ऐसा उद्योग है जो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। निर्माण एक ऐसा उद्योग है जो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं। 33वां प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसमें कितने क्षेत्र हैं? तो दोस्तों आंसर है इसका 3। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। वे हैं आपके प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। और संचालन के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित और असंगठित में विभाजित है, जबकि स्वामित्व के लिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए? संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए? दोस्तों आंसर इसका 25 लाख से अधिक नहीं। 25 लाख से अधिक नहीं। एक सूक्ष्म उद्यम एक ऐसा उद्यम है जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? आंसर है इसका भोजन एवं वस्त्र। भोजन एवं वस्त्र भौतिक संपत्ति जो एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया
और सेवाओं में उपयोग करती है। भौतिक संपत्ति जो एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया और निर्माण प्रक्रिया और सेवाओं में उपयोग करती है। पूंजीगत वस्तुओं में मुख्य रूप से भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल होते हैं। भोजन और वस्त्र पूंजीगत आय नहीं है। भोजन और वस्त्र पूंजीगत आय नहीं है। पूंजीगत में दोस्तों ये हैं आपके भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल होते हैं। निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप नाम से भी जाना जाता है? आंसर दोस्तों इसका जॉन मेनार्ड केन्स को। जॉन मेनार्ड केन्स को यानी कि JM केन्स को। जॉन मेनार्ड केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जो बड़े स्तर पर बाजार के व्यवहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? आंसर है इसका कृषि। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है जो कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5वां हिस्सा है और लगभग आधी कामकाजी आबादी कृषि में कार्यरत है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन चतुष्कोणीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर दोस्तों इसका सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जिसमें है कच्चे माल के निष्कर्षण से संबंधित खनन, मछली पकड़ने और कृषि संबंधी कार्य। और दोस्तों दूसरा है अर्थव्यवस्था का दूसरा जो क्षेत्र है दोस्तों वो है आपका द्वितीयक निर्माण क्षेत्र जिसमें तैयार माल के उत्पादन से ये संबंधित है। उदाहरण के लिए खिलौने, कार, भोजन और कपड़े बनाना। दोस्तों तीसरा आपका क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का सेवा जिसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है। तृतीयक क्षेत्र बराबर है आपका सफेद पोश नौकरियां। तो दोस्तों चौथा आपका क्षेत्र है कि चतुर्धारक नौकरियों में अनुसंधान और विकास शामिल है। उदाहरण के लिए IT। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार डैश महीने में मिलते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार डैश महीने में मिलते हैं। तो दोस्तों आंसर है इसका 6 महीने में। प्रत्येक वर्ष में एक बार 6 महीने में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हर 6 महीने में एक बार बैठक होती है। सूक्ष्म निवेश रुपए 1 करोड़ से कम, कारोबार रुपए 5 करोड़ से कम। लघु दोस्तों होता है जो सूक्ष्म से थोड़ा लघु होता है उसमें निवेश होता है रुपए 10 करोड़ से कम और कारोबार 50 करोड़ तक। और मध्यम में दोस्तों होता है निवेश जिसमें होता है 20 करोड़ रुपए से कम और कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होता है। तो ये आपके होते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था वर्ष 2006 में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधिनियम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के प्रचार और विकास को सुविधाजनक बनाने और उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये पारित किया गया था आपका वर्ष 2006 में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में। ये आप जरूर याद रखें। निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो दोस्तों आंसर है इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। दोस्तों आगे हमें दिया गया है मांग और आपूर्ति की अवधारणा और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र में दूसरा टॉपिक है। और दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 42वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। आंसर दोस्तों इसका एहतियाती। दोस्तों आंसर इसका एहतियाती।
विस्तार रूप देखते हैं दोस्तों इसका। पैसे की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भविष्य की प्राप्तियों और खर्चों की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। कंपनियों और व्यक्तियों के वर्तमान लेन-देन के लिए आवश्यक धन की राशि को पैसे के लिए लेन-देन की मांग के रूप में जाना जाता है। सट्टा मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है कि पैसा निवेश के रूप में रखी जा रही संपत्ति के पोर्टफोलियो का बेहतर हिस्सा है। 43वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं। एक, अर्थव्यवस्था में अकेले पैसों का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। दूसरा आपका दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट बनाने के लिए प्राथमिक जमा का उपयोग करते हैं। दोस्तों तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया है, सरकार द्वारा आयोजित धन मुद्रा आपूर्ति के माप में शामिल नहीं है। और दोस्तों चौथा आपका ऑप्शन है, क्रेडिट मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसका धन मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक है। तो दोस्तों आपको असत्य कथन बताना है मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में। तो दोस्तों आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। एक, अर्थव्यवस्था में अकेले पैसे का कुल स्टॉक अर्थव्यवस्था में समग्र तरलता निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये कथन जो दिया गया है ये असत्य है मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में। विस्तार रूप दोस्तों हम इसका पढ़ लेते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय के अनुसार मुद्रा और अन्य तरल उपकरणों का संपूर्ण स्टॉक है। मुद्रा आपूर्ति किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय के अनुसार मुद्रा और अन्य तरल उपकरणों का संपूर्ण स्टॉक है। मुद्रा आपूर्ति M1, M2 और M3 के 3 उपाय है। मुद्रा आपूर्ति के दोस्तों 3 उपाय है, M1, M2 और M3। M1 को संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी के रूप में जाना जाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें केवल 100% तरल जमा शामिल है। क्योंकि इसमें केवल 100% तरल जमा शामिल है, जो कि मुद्रा आपूर्ति की एक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है, जो कि मुद्रा आपूर्ति की एक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है। M2 में M1 और डाकघरों में केवल बचत जमा खाता शामिल है, बचत खाता जमा शामिल है। और M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है क्योंकि इसमें लिक्विड डिपॉजिट के साथ-साथ टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड डिपॉजिट के साथ-साथ टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है। इसे कहा जाता है दोस्तों ब्रॉड मनी M3 को, जिससे यह मनी का एक व्यापक वर्गीकरण बन जाता है। 44वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, डैश बॉन्ड बाजार में एक स्थिति है जब ब्याज की दर अपने निम्नतम स्तर पर गिर जाती है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। डैश बॉन्ड बाजार में एक स्थिति है जब ब्याज की दर अपने निम्नतम स्तर पर गिर जाती है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है। आंसर दोस्तों इसका चलनिधि जाल। चलनिधि जाल चलनिधि जाल तब होता है जब मौद्रिक नीति उन उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से बहुत कम ब्याज दरों के कारण अप्रभावी हो जाती है, जो उच्च उपज वाले बॉन्ड या अन्य निवेशों में निवेश करने के बजाय बचत करना पसंद करते हैं। पैसे का वेग उस दर का माप है जिस पर उपभोक्ता और व्यवसाय एक अर्थव्यवस्था में पैसे का आदान प्रदान करते हैं। 45वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में डैश और डैश को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में डैश और डैश को क्रमशः संकीर्ण और व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर है इसका M1 और M3 को। M3 को दोस्तों कहा जाता है व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड मुद्रा, और M1 को कहा जाता है दोस्तों संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी। M3 बराबर है व्यापक मुद्रा और बराबर होती है ये M1 बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। M2 बराबर होती है M1 और डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा। M1 बराबर होती है संकीर्ण मुद्रा बराबर बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ सार्वजनिक मांग जमा के साथ मुद्रा यानी कि बचत खाता और चालू खाता। निम्नलिखित में से कौन एक निजी वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन एक निजी वस्तु है? तो दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, एक वस्तु जो उपभोग करने के लिए सभी के लिए उपलब्ध है, इस पर ध्यान दिए बिना कि कौन इसके लिए भुगतान करता है और कौन नहीं करता है। दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है अधिप्लाव लाभ, अधिप्लाव लाभ। और दोस्तों तीसरा आपका ऑप्शन है खपत में गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत। खपत में गैर प्रतिद्वंदी
और गैर बहिष्कृत। और दोस्तों चौथा आपका ऑप्शन है वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है। तो दोस्तों जो आपका निजी वस्तु है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार के द्वारा उपभोग की जाती है वो आपकी होती है निजी वस्तु। एक निजी वस्तु का अर्थ वह वस्तु है जिसका उपयोग एक व्यक्ति या परिवार करता है। एक निजी वस्तु का अर्थ वह वस्तु है जिसका उपभोग एक व्यक्ति या परिवार करता है। निजी सामान बहिष्कृत और प्रतिद्वंदी हैं। भोजन, कपड़े, कार, पार्किंग स्थल आदि निजी सामान है। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? दोस्तों आपके दिए गए ऑप्शन हैं, मांग पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कभी-कभी प्रत्यक्ष और कभी-कभी व्युत्क्रम संबंध पाए जाते हैं। तीसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष संबंध होता है और चौथा आपका ऑप्शन है व्युत्क्रम संबंध होता है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्य वस्तु के मामले में आय और मांग के बीच जो है वो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग का सीधा संबंध है जिसका अर्थ है कि आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होगी और आय में कमी के कारण मांग में गिरावट आएगी। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आंसर है इसका सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो ग्राहक को उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई या सेवा की अतिरिक्त इकाई के लिए मिलती है। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतुष्टि है जो ग्राहक को उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई या सेवा की अतिरिक्त इकाई के लिए मिलती है। 49वां दोस्तों प्रश्न है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऋणात्मक। ऋणात्मक। मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग गिरती है और इसके विपरीत अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए। इसलिए मांग और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसलिए मांग और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। 50वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, डैश उस प्रकार की वस्तु है जिसका मांग कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती है। डैश उस प्रकार की वस्तु है जिसकी मांग कीमत बढ़ने के साथ बढ़ती है। आंसर दोस्तों इसका गिफेन या निम्न स्तरीय वस्तुएं। गिफेन या निम्न स्तरीय वस्तुएं। गिफेन वस्तु एक ऐसा उत्पाद है जिसका लोग अधिक उपभोग करते हैं। गिफेन वस्तु एक ऐसा उत्पाद है जिसका लोग अधिक उपभोग करते हैं क्योंकि कीमत बढ़ती है और इसके विपरीत सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग के बुनियादी कानून का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, अर्थशास्त्रियों के लिए डैश से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे लोग क्रय करना चाहते हैं और क्रय करने में सक्षम है। अर्थशास्त्रियों के लिए डैश से आशय किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे लोग क्रय करना चाहते हैं और क्रय करने में सक्षम है। आंसर दोस्तों इसका मांग। अर्थशास्त्र के अनुसार मांग का तात्पर्य खरीद की इच्छा, भुगतान करने की क्षमता और भुगतान करने की इच्छा से है। एक उपभोक्ता आवश्यकता और इच्छा के बीच अंतर करने में सक्षम हो सकता है लेकिन एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से वे एक ही चीज हैं। आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है? आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा क्या तात्पर्य है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले पारगमन में माल। तीसरा दोस्तों आपका ऑप्शन है बिना जीएसटी के माल की कीमत। और दोस्तों चौथा है आपका निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली निश्चित संपत्तियां। तो दोस्तों आर्थिक संदर्भ में मध्यवर्ती माल से हमारा तात्पर्य हो जाएगा पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। ये आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। उद्योगों के बीच पुनः विक्रय या दूसरों के उत्पादन के लिए बेचा गया माल मध्यवर्ती वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं या अर्ध तैयार उत्पाद वे वस्तुएं हैं जो आंशिक रूप से तैयार माल है और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं।
जो अंततः अंतिम उत्पाद बनाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी मोबाइल को निर्यात किया जाना है तो उसकी बैटरी एक मध्यवर्ती वस्तु है। उसकी बैटरी एक मध्यवर्ती वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है डैश कहलाती है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी और चीज की मांग का परिणाम है डैश कहलाती है। आंसर है दोस्तों इसका व्युत्पन्न मान। व्युत्पन्न मान। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है व्युत्पन्न मान कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि प्रिंटर की मांग बढ़ती है तो कागज की भी मांग बढ़ेगी। प्रिंटर की मांग में वृद्धि के कारण कागज की मांग में वृद्धि को व्युत्पन्न मांग के रूप में जाना जाता है। 54वां प्रश्न दोस्तों, संतुलित कीमत पर मांग में कमी तथा आपूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलित कीमत पर मांग में कमी तथा आपूर्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, संतुलित कीमत कम होगी। संतुलित कीमत कम होगी। संतुलित जो कीमत है वो कम होगी। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन कीमत में कमी आएगी। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि से संतुलन कीमत में कमी आएगी और इसके विपरीत लेकिन संतुलन मात्रा पर प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 55वां प्रश्न। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तब मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आंसर है इसका बहिर्गामी परिवर्तन। बहिर्गामी परिवर्तन। बहिर्गामी परिवर्तन का हम दोस्तों विस्तार रूप पढ़ लेते हैं। आरेख से जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, आरेख से जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो ग्राहक अपने स्थानापन्न उत्पाद की ओर बढ़ जाता है। आरेख से जब उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है तो ग्राहक अपने स्थानापन्न उत्पाद की ओर बढ़ जाता है और अचानक स्थानापन्न उत्पाद की मांग डी से डी तक बढ़ जाती है। जिसका अर्थ है कि ग्राफ में एक भारी परिवर्तन है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अर्थशास्त्र सेक्शन में दिए गए टॉपिक अर्थव्यवस्था की मूल बातें और मांग और आपूर्ति से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।